सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन का एक रिवीजन, जिसमें रिवीजन के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब टॉपिक्स, पार्ट्स जो भी है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें उसको भी बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आप उन पार्ट्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाए, उन टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस कर पाए और इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाए और रिवाइज कर पाए। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर का भी रिवीजन करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का जो डिटेल वीडियो है वो भी क्लास 12 की हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, वहां पे जाके अब इसको डिफरेंट पार्ट्स में वो अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं। वो पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ हम आते हैं हमारे चैप्टर में, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इसमें मेनली आपको दो प्रोमिनेंट पार्ट मिलेंगे, दैट इज भक्ति एंड सूफी। ऑल्दो इस चैप्टर में ऐसा सच डिवीजन ऐसा लिखा नहीं है कि ऐसे आपको पढ़ना है, बट हम इसको दो पार्ट्स में हमें पढ़ना है, जिसमें हम पहले भक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। भक्ति में कौन कौन से ट्रेडिशंस थे, निर्गुण सगुण भक्ति क्या है, उसके बाद डिफरेंट डिटीज आ रहे थे, तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या थे, वैदिक प्रैक्टिसेस में डिफरेंस क्या थे, उसके बाद अलवर्स कौन थे, नैनार्स कौन थे, वीर शैवास कौन थे। इन चीजों को हम पहले देखेंगे। और ये भक्ति मूवमेंट जो है साउथ इंडिया से शुरू हुई थी, तो नॉर्थ इंडिया में जाते जाते उसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सूफी के बारे में, तो सूफी कौन है उनको हम देखेंगे, एंड इस्लाम की कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में हम देखेंगे। खानका क्या है, सिलसिला क्या है, चिश्ती क्या है, बेशरिया, बाशरिया, व्हाट इज शरिया, उलेमा। तो इन सारी टर्म्स को हम देखने वाले हैं। लास्ट में हम जो है एक थर्ड पार्ट है, जिसमें हम मीराबाई, कबीर और गुरु नानक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलाइन क्या है इस चैप्टर की, दैट इज 8 से लेके 18 सेंचुरी तक। ओके, एंड इसके सोर्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस जानना कि हमें भक्ति और सूफी के बारे में पता कहां से चला है। दो सोर्सेज है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक है लिखा और यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, आप मार्क कर सकते हो अपने बुक में। टेक्सचुअल सोर्स क्या होता है सुन लो। जो पोएट सेंस थे, पोएट सेंस मीन्स संत कवि, मीन्स वो कवि भी थे और संत भी थे, मीन्स सेंट भी थे। और पहले क्या होता था ना, लिखने की उतनी तो चलन थी नहीं, तो ये जो पोएट सेंट्स थे ना, उनकी कुछ कंपोजिशंस थी, कुछ म्यूजिक के फॉर्म में लिखी हुई थी, कुछ पोएम्स थे, पोएट्रीज थे। तो क्या होता था, वो जो भी पोएम्स, पोएट्रीज, कंपोजिशंस जो भी उनके थे, पहले वो ओरली ट्रांसमिट होते थे, मीन्स उन्होंने किसी और को बताया, फिर जिनको उन्होंने बताया वो किसी उन्होंने जाके किसी और को बताया। तो पर्सन टू पर्सन ऐसे ओरली जो है सुनी सुनाई कहानियां जो है पहले ट्रांसफर होती थी। उसके बाद क्या हुआ, लिखने का चलन आया। तो जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनकी डिवोटीज थी, डिसाइपल्स थी, ठीक है, तो पोएट सेंस के जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, उन सारे कंपोजिशंस को जो म्यूजिक के फॉर्म में थे, पोएट्री, पोएट्स इनके फॉर्म में थे, उन्होंने उनको कंपाइल किया और उनका एक टेक्स्ट बनाया। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेक्सचुअल सोर्स। बेसिकली तो ये ओरली ट्रांसफर होता था, बट बाद में इनके डिसाइपल ने, फॉलोअर ने इनको टेक्स्ट के फॉर्म में इनको कंपाइल किया, जिसके थ्रू हमें बहुत कुछ पता चला है इस ट्रेडिशंस के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया मेन हमारा टेक्सचुअल सोर्स। सेकंड है हैगियोग्राफीज। सो हैगियोग्राफीज है जो भी इन पोएट सेंट्स के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इनके बारे में बायोग्राफीज भी लिखी है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक लीडर हुआ करते थे, जो भी पोएट सेंट है, और उनके जो भी डिवोटीज है, ठीक है, उनके जो फॉलोअर है, उन्होंने उनके बारे में बायोग्राफी लिखी, जिसको हम हैगियोग्राफी बोलते हैं। और काफी चैप्टर में आप ये टर्म देखोगे, हैगियोग्राफी एज अ सोर्स। तो हैगियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अगर एमसीक्यू में आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा सोर्स है फॉर भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जहां से हमें पता चला है, तो आप अच्छे से इसको आंसर कर लोगे, है ना। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, दैट इज द मोजाइक ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। क्या था बेसिकली, मोजाइक मतलब होता है वेराइटी। सो उस टाइम में ना वेराइटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस आ रही थी। विष्णु, शिव, ये तो मेजर डिटीज वो पूजा करते ही थे, साथ में कुछ गॉडेसेस भी आ रही थी, कुछ लोकल ट्रेडिशंस भी आ रहे थे। बट उसके साथ साथ हम एक इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन भी देखते हैं उनके पूजा प्रणाली में। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंट वेराइटी तो थी पर हमें उसमें ना एक कॉमननेस देखने को मिलेगी, एक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाती हूँ, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। इससे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कॉमननेस आ कैसे रही थी। देखो कॉमननेस ना दो रीजन की वजह से आ रही थी। फर्स्ट इज ये जो ब्राह्मण ऑथोरिटी में रहते थे ना, फर्स्ट तो यही वजह है, ठीक है, कि ये जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे वो अब सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित नहीं थे, वो अब शूद्र और वेमेन्स तक भी पहुंच रहे थे। पहले क्या था, वैदिक प्रैक्टिसेस, वैदिक लर्निंग की जाती थी, ठीक है। वेदास जो होते थे वो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे, ठीक है, बिकॉज वो बहुत हेवी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी होती थी जो साधारण लोगों को नहीं समझ आती थी, इसलिए वेमेन शूद्राज इनसे तो एकदम बिल्कुल दूर थे। पर जब से पुरानिक ट्रेडिशन आई, पुरानिक टेक्स्ट आई जो सिंपल संस्कृत में लिखे होते थे, वहां पे जो कंपोजिशन है, कंपाइलेशन है, वो फिर वो अच्छे से समझ पाने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज है वो सिर्फ ब्राह्मण्स तक सीमित नहीं थे, वो कहां तक पहुंचने लगे, अभी वेमेन्स तक, शूद्रास तक जो वो पढ़ पा रहे थे, ठीक है। इसलिए एक लोकल लेवल में भी कुछ प्रैक्टिसेस शुरू हुई, समझ पा रहे हो। तो देखो पहले वैदिक था, वैदिक लर्निंग जो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था, उसके बाद पुरानिक टेक्स्ट जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता था संस्कृत में, तो इसलिए वेमेन्स और शूद्रास भी इसको समझ पाने लगे। तो एक इस तरह से जो है हम कह सकते हैं लोअर लेवल तक भी ये प्रैक्टिसेस पहुंची। सेकंड है कि जो ब्राह्मण्स थे वो लोअर लेवल के जो लोग थे, लोअर क्लास के जो लोग थे, उनके जो भी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस है उनको भी एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो रीजन है, यहाँ पे आप दो रीजन मार्क कर सकते हो, ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरी। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, पीजन कम्युनिटीज थी, उनके भी जो बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनको वो एक्सेप्ट कर रहे थे। अब इसमें एक टर्म आता है ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन, यहाँ पे आपको एक बॉक्स भी दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सुन लो, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। ग्रेट ट्रेडिशन वो है जो डोमिनेंट क्लास मीन्स ब्राह्मणास, राजपूत या फिर क्षत्रियाज ये फॉलो करते थे, और लिटिल ट्रेडिशन मतलब जो सिर्फ पीजेंट कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी फॉलो करती थी। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो ग्रेट ट्रेडिशन जो है, ये इतना याद रखना, ये पीजेंट भी फॉलो करते थे प्लस डोमिनेंट क्लास भी फॉलो करते थे। बट जो लिटिल ट्रेडिशन है वो सिर्फ पीजेंट या फिर लोकल कम्युनिटीज जो है फॉलो करती थी। समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, ये जगन्नाथ भगवान का जो है एक पिक्चर आपको दिख रहा है। तो राइट साइड में ये जो है ये जगन्नाथ जी है, यहाँ पे उनकी बहन सुभद्रा, ठीक है, और यहाँ पे जो है उनके जो ब्रदर है वो है बलराम। तो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, ओडिशा में पुरी में आप चले जाओगे तो जगन्नाथ टेम्पल्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होता था, जगन्नाथ को एक विष्णु का फॉर्म भी माना जाता है, ठीक है, विष्णु के एक अवतार भी माने जाते हैं, उसको वैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और मैंने आपको क्या बोला, विष्णु और शिव उनके बहुत इंपॉर्टेंट डिटीज थे, मेन डिटीज थे। तो अब विष्णु से कंपेयर अगर किया जा रहा है, विष्णु का ही अवतार माना जा रहा है, तो विष्णु पूजा तो सब करते थे, जो डोमिनेंट क्लास है, ब्राह्मणास है या फिर ऊपर की जो डोमिनेंट क्लास है वो भी करते थे, ठीक है। और ये ओडिशा में भी किया जाता था, ठीक है, जगन्नाथ जी का पूजा जो एक विष्णु का फॉर्म थे। तो उसको क्या बोला गया, ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन क्यों, क्योंकि जगन्नाथ जो है एक विष्णु का रूप है, विष्णु के एक फॉर्म है, या फिर उनको विष्णु के साथ जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, और विष्णु की पूजा जो है सब करते हैं, इसलिए उसको ग्रेट ट्रेडिशन बोला गया। अब लोकल लेवल पे जब विष्णु जगन्नाथ का पूजा होता है, ठीक है, अगर आप सिर्फ पुरी में चले जाओ, सिर्फ पुरी में विष्णु की पूजा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जगन्नाथ जो रथ यात्रा होता है, ठीक है, या फिर जगन्नाथ जी का जो पूजा होता है, या फिर उनके जो टेम्पल्स है वहां पे जगन्नाथ पूजा की जाती है, ठीक है, जगन्नाथ की पूजा की जाती है। तो उसको क्या बोला गया, लिटिल ट्रेडिशन मीन्स जो सिर्फ एक कम्युनिटी प्रैक्टिस कर रही है, ओके। और विष्णु बिकॉज सारे लोग विष्णु की पूजा करते हैं, इसलिए उसको ग्रेट ट्रेडिशन बोला गया। तो जब सिर्फ विष्णु की पूजा होती है, ठीक है, तो हम उसको ग्रेट ट्रेडिशन बोलेंगे। बट जब सिर्फ जगन्नाथ की पूजा की जा रही है, ठीक है,
जगन्नाथ की पूजा की जा रही है तो उसको क्या बोला गया, लिटिल ट्रेडिशन बोला गया। सेकंड एग्जांपल और एक ले लेते हैं, जैसे लोकल ट्राइबल कम्युनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटीज भी वुड से कुछ कुछ डिटीज बनाते थे, कुछ इमेज की पूजा करते थे, उनको भी विष्णु के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, विष्णु के एक अवतार माने गए, तो उनको भी फिर क्या बोला गया, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन में डिवाइड किया गया। जैसे जब वो विष्णु के साथ जब उनको देखा जाता था उसको बोला जाता था ग्रेट ट्रेडिशन, बट जब सिर्फ लोकल कम्युनिटीज ये प्रैक्टिस करती थी उसको हम लिटिल ट्रेडिशन बोलते हैं, जो सिर्फ लोकल कम्युनिटीज प्रैक्टिस करती है उनको। ठीक है, उसके बाद कुछ गॉडेस की भी पूजा की जाने लगी, जैसे एक पत्थर रखा, पत्थर में जब रंग लगा दिया जाता था, जैसे टेम्पल वगैरह या फिर मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, ऐसे पत्थर है उस पे रंग लगा दिया गया। ठीक है, गेरुआ रंग, लाल रंग जो भी है, सिंदूर टाइप का जो है लगा दिया गया, और उसको एक सब गॉडेस उसको पूजा की जाती थी, जो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के साथ कंपेयर किया जाता था, या फिर शिव जी की पत्नी पार्वती के साथ उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ हमने बात किया लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन। अब देखो दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, एक तो है वैदिक प्रैक्टिस और दूसरा है आपका तांत्रिक। तो वैदिक ट्रेडिशन और तांत्रिक प्रैक्टिसेस में कुछ डिफरेंसेस है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जा रही है, तो हम इसमें डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है इनकी डिटीज। तो वैदिक ट्रेडिशन में मेन डिटीज कौन सी थी, इंद्र, सोम, इंद्र देवता, सोम देवता, आपको याद होगा सोम एंड अग्नि। ठीक है, अग्नि मीन्स आग के देवता, अग्नि। ठीक है, ये इनके मेन डिटीज थी। तांत्रिक प्रैक्टिसेस में शिवा और विष्णु, इनको मेन माना जाता था। ठीक है, तो डिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिफरेंसेस थी। सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस ये है कि इसमें बेसिकली मंत्र उच्चारण किए जाते थे, सैक्रिफाइस परफॉर्म की जाती थी, एंड ये सिर्फ ब्राह्मण तक ही सीमित थे। ठीक है, जबकि तांत्रिक प्रैक्टिस जो है ना यार, उसमें वेमेन, शूद्रास, इट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आके इसको प्रैक्टिस कर सकता था, और इसमें मंत्र उच्चारण वगैरह, सैक्रिफाइस वगैरह इतनी नहीं थी, और ये ओपन टू ऑल था, सब इसको प्रैक्टिस कर सकते थे। बट वैदिक ट्रेडिशन सिर्फ ब्राह्मण्स डोमिनेटेड थी, क्षत्रियास थे जो सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की जाती थी और सबके लिए ओपन नहीं था, जबकि तांत्रिक ट्रेडिशन जो है, तांत्रिक प्रैक्टिस है, वो सबके लिए ओपन था। ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस है, इसमें बेसिकली क्या होता था, टेम्पल्स में लोग जाते थे, भक्ति में लीन हो जाते थे, यही सब उनका मेन हम कह सकते हैं प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली पढ़ लिया कि पहले क्या हो रहा था। ठीक है, एंड धीरे धीरे क्या हुआ ना, पहले तो सिर्फ माना जाता था कि ये ब्राह्मण से जो है गॉड और जो लोगों के बीच में कनेक्शन करवाती है, जो डिवोटीज और गॉड्स के बीच में इंटरमीडिएटरी कौन है, इनके ब्राह्मण। ठीक है, सिर्फ ब्राह्मण ही सब कुछ है, ब्राह्मण इज द ओनली ऑथोरिटी। बट उसके बाद कुछ पोएट सेंट्स आने लगे जो एज अ लीडर वो इमर्ज हुए, और उनके भी कुछ कम्युनिटीज बने ऑफ डिवोटीज। ठीक है, जिसमें शूद्रास भी थे, लोकल कम्युनिटीज थी, या फिर शूद्रास थे, और साथ में वेमेन्स भी थी। ठीक है, बिकॉज इट इज ओपन फॉर ऑल, लोअर कास्ट के लोग जो है सारे थे इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बोला गया जो भक्ति ट्रेडिशन आया, ठीक है, ये इसलिए आया ताकि कुछ रिफॉर्म लाया जा सके। ठीक है, तो जो पहले वैदिक प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसमें काफी सारी कमियां थी, सारे लोगों के लिए ओपन नहीं थी, सारे लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, बलि चढ़ाई जाती थी, सैक्रिफाइस होता था, और धीरे धीरे उसमें काफी सारे एविल प्रैक्टिसेस होने लगे, जिसकी वजह से भक्ति ट्रेडिशन आया और इसमें कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। और भक्ति ट्रेडिशन में भी ना ब्रॉडली टू कैटेगरीज थे, हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। सो सगुण और निर्गुण क्या क्या मतलब होता है, गुण, एंड यहाँ पे है निर्गुण। निर्गुण का क्या मतलब होता है, निर मतलब नहीं, नो। ठीक है, तो निर मतलब नो,
और स मतलब जो है, तो सगुन मतलब जो आप देख सकते हो, जैसे एक मूर्ति आपने बना ली भगवान की, तो उसको आप देख सकते हो, तो वहां पे मूर्ति पूजा हो गई, उसको हम सगुन भक्ति बोलेंगे, जो एट्रीब्यूट्स थे उसमें, ठीक है। निर्गुण भक्ति जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसके एट्रीब्यूट्स को सिर्फ फील कर सकते हो। आप कुछ देख के कुछ पूजा नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर से आप भक्ति में लीन हो जाना जिसको बोलते हैं, तो आप उसको अंदर से उसको फील कर रहे हो, ठीक है। तो उसको ही बेसिकली हम बोलेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को इसमें पूजा की जाती थी। और सगुन भक्ति जो है, ठीक है, इसमें देखो जो सगुन भक्ति है, द फॉर्मर इंक्लूडेड द ट्रेडिशन दैट फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिटीज लाइक शिव एंड विष्णु। तो यहाँ पे भी जो सगुन भक्ति है, यहाँ पे शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी, ओके। एंड निर्गुण भक्ति जो है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की पूजा की जाती थी, और निर्गुण भक्ति को कबीर ने, फिर गुरु नानक ने भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है, ओके। अब इन्हीं से आ गई अलवार और नैनार। तो नैनार क्या है? नैनार यहाँ पे देखो, जो विष्णु की पूजा करते थे, जो विष्णु की डिवोटीज हुआ करती थी, जो मेल और फीमेल, लोअर कास्ट अपर कास्ट जो भी है, जो विष्णु की डिवोटीज है, उनको क्या बोला गया? उनको अलवार बोला जाता था। और जो शिवा है, उनकी डिवोटीज को क्या बोला गया? नैनार, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये अलवर और नैनार आए। जो अर्ली टाइम में जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, उसमें अलवार और नैनार आए, ठीक है। तो अलवार हो गए, वो विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार जो शिव के डिवोटीज थे, ठीक है। और इनमें कुछ कॉमन चीजें थी। कॉमन चीजें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने कास्ट की जो इनइक्वालिटीज है, उसके खिलाफ उन्होंने बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हो एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, ठीक है। इन्होंने दोनों ने, अलवार और नैनार दोनों ने ही ये कास्ट सिस्टम और ब्राह्मण के डोमिनेंस के ऊपर रिफॉर्म सिस्टम लाने की उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। और इन्होंने जो अपना ट्रेडिशन है, वो सबके लिए ओपन रखा था, कल्टीवेटर से लेके आर्टिशन तक, अनटचेबल्स कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश की थी ताकि इस कास्ट सिस्टम और ब्राह्मण डोमिनेंस को हटाया जा सके। इनका एक टेक्स्ट भी है जिसको वो तमिल वेद बोलते हैं, उनका एक अलग वेद है। ये मानते थे कि हमारा जो वेद है, तमिल वेद, इट इज एज सिग्निफिकेंट एज फोर वेदास। सो उनकी एक अलग कॉम्पोजिशन थी, दैट इज नलयरा दिव्य प्रबंधम। इसको याद रखना, ये 1 मार्क्स एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये अलवर नैनार में फर्स्ट, अलवर नैनार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें भी नलयरा दिव्य प्रबंधम उनका तमिल वेद है, वो अच्छे से पढ़ लेना। इनका एक प्रिंसिपल है, दैट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। दोनों में एक ये कॉमनैलिटी है, दोनों ही कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, ठीक है। और इसमें वेमेन डिवोटीज भी थी। तो पहले हम ब्राह्मणास जो जब ऑथोरिटी में थी ना, जब वैदिक प्रैक्टिसेस होती थी, तो वहां पे कोई वेमेन डिवोटी आपको उतनी मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे वेमेन्स अलाउड नहीं थे। पर यहाँ पे क्योंकि सब अलाउड है, तो यहाँ पे अंडाल जो है, अब वेमेन अलवार मीन्स विष्णु की पूजा करने वाली जो भक्त थी, या फिर हम कह सकते हैं जो वेमेन डिवोटी थी ऑफ अलवार। और कराईकल अमैयर, ठीक है, ये थी डिवोटी ऑफ शिवा। तो इनको क्या बोला गया? दी वेमेन नैनार, ठीक है। तो ये थी डिवोटी ऑफ शिवा। आई होप इतना क्लियर है। इसमें से ये जो नेम मैंने लिखा है, कराईकल अमैयर, अंडाल, ठीक है, वेमेन अलवार, इसको याद रखना। देखो, अंडाल जो है ये, इसमें ए है, सो आप इससे अलवार याद रख सकते हो, है ना, ये काफी कॉमन है। नाउ अब हम पढ़ेंगे रिलेशन विद द स्टेट। अब देखो, एक किंग जो है, उसको हमेशा से स्टेट से आप किंग को समझ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम में किंग ही जो है मेन हुआ करती थी। किंग को जो है लोगों की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उससे उनका एक किंगडम बनता है। एंड पीपल जो है सबसे ज्यादा उस टाइम में किसको बिलीव करते थे? गॉड को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मानते थे, डिफरेंट ट्रेडिशन को मानते थे। अब अगर लोगों को खुश करना है, तो राजा को क्या करना पड़ेगा? इन इन गॉड्स के साथ, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर जो भी ट्रेडिशन है, उनके साथ एक लिंकेज बनाना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसलिए जो किंग्स होते थे ना, हमेशा वो इस्लाम में हो चाहे हिंदुइज्म में हो, हमेशा ये राजा जो है इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो है डोनेट किया करते थे, टेम्पल्स बनाया करते थे। एंड वो खुद भी इन चीजों को मानते थे ऑफकोर्स, बट मेन रीजन यही था कि एक लेजिटिमेसी गेन करना, पीपल को ये लगे कि वो जो है भगवान को इतना सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं, उनके ट्रेडिशन को इतना सपोर्ट करते हैं ताकि लोग भी राजा के साथ एक कनेक्शन फील कर पाए, एक लेजिटिमेसी फील कर पाए। कुछ कुछ लोग अपने आप को तो सन ऑफ गॉड भी बोलते थे, ठीक है, जैसे कुशन रूलर्स वगैरह। तो ऐसे सारे रूलर्स या किंग्स जो आप देखोगे वो हमेशा अपने आप को गॉड के साथ एक लिंक बनाने की कोशिश करते थे, रिलेशन बनाने की कोशिश करते थे, ताकि लोग भी ये उनकी लेजिटिमेसी को समझ पाए, ठीक है, उनको भी लगे कि हाँ भाई हमारे राजा जो है ऐसे गॉड के भेजे हुए जो है मैसेंजर है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही सब चीजें उस टाइम में थी। तो साउथ इंडिया की बात हम कर रहे हैं, और साउथ इंडिया में आपको पता है तमिल रीजन में बेसिकली जो है पल्लवास, पांड्यास, चोलास, चेरास, ठीक है, ये सारे रूलिंग एलाइट्स थे, किंग्स थे, जो किंगडम्स थे, काफी ज्यादा पावरफुल थे। इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है टेम्पल बिल्डिंग में। तो जो चोल रूलर्स थे, पांड्यास, चोलास, चेरास, ये सब जो है लैंड ग्रांट्स करते थे, टेम्पल्स बिल्ड करते थे, और विष्णु और शिव दोनों के टेम्पल्स उन्होंने बनाए। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हो, लाइक चोल रूलर ने ये गंगई कोंडे चोलपुरम, चिदम्बरम, थंजौर, ये जो कुछ शिव जी के टेम्पल्स है उन्होंने ये बनवाए थे। तो किन्होंने बनवाए थे? चोल रूलर्स, ये याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप हाईलाइट कर लो अपने बुक में, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा इन ब्रोंज स्कल्पचर वेर ऑल्सो प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ नयनार्स एंड अलवार्स वेर रिवर्ड बाय दी वेलाला पिजन्स, रूलर्स ट्राई टू विन दी सपोर्ट, ठीक है, उनके भी सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते थे। ऑफ एन अटेम्प्ट, यहाँ पे देखो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, जो चोल किंग्स होते थे, जो मैंने आपको अभी बोला, दे ऑफन अटेम्प्टेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स एडॉर्न्ड विद स्टोन्स, मेटल स्कल्पचर्स, ठीक है। और उन्होंने जैसे कुछ तमिल हिम्स भी इंट्रोड्यूस की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो तमिल हिम्स इन दी टेम्पल्स अंडर रॉयल पैट्रनेज टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट कॉल्ड तेवरम। तो तेवरम क्या है ये भी याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तेवरम क्या है? कलेक्शन एंड ये क्या है? इनिशिएटिव्स टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट। तो जो भी तमिल शैवा हिम्स है उनको कलेक्शन करके रखना, कलेक्शन करके एक टेक्स्ट के रूप में कंपाइल करना, उस टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? तेवरम, जिसमें सारे हिम्स की कंपाइलेशन थी, और तमिल शैवा हिम्स की कंपाइलेशन थी, ठीक है। तो इतना याद रखना, जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बता दी है, टेम्पल्स बता दिया, और मेन पर्पस इसका बता दिया। नाउ अब हम आते हैं वीर शैवा ट्रेडिशन। वीर शैवा ट्रेडिशन जो एक ब्राह्मण थे वसावना, उनके अंडर ये कर्नाटक में शुरू किया गया था 12th सेंचुरी में, और इनके जो फॉलोअर है इनको वीर शैवाज बोला जाता था या फिर लिंगायस बोला जाता था। ये शिव जी के भक्त है। लिंगायस जो है वो लिंग कैरी करते थे अपने साथ, ठीक है। आपको पता होगा लिंग क्या है? शिव जी के जो एक मैनिफेस्टेशन है, एज अ मैनिफेस्टेशन लिंग को यूज करते हैं, शिवलिंग आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली जो लिंगायत थे ना, ये क्या करते थे, जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको एक स्मॉल केस के अंदर, ठीक है, वो उसको कैरी करते थे, और उसको एक जो है सिल्वर केस में उसको रखते थे, और अपने लेफ्ट शोल्डर में उसको टांग के वो चलते थे। ओके, तो उनको लिंगायत बोला जाता था। और लिंगायत वीरशैवाज एज देयर नेम सजेस्ट, वो शिव जी के भक्त थे, ठीक है। उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि हम मरने के बाद, ठीक है, जब एक पर्सन मर जाता है, ठीक है, एक लिंगायत जब मर जाता है, ठीक है, तो वो मरने के बाद वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो कभी उनकी कभी पुनर्जन्म नहीं होती। तो वो ये मानते हैं वो दोबारा वर्ल्ड में रिटर्न नहीं होते, बिकॉज वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाते हैं। इसलिए वो जब भी किसी लिंगायत की डेथ होती थी तो वो उसको दफना देते थे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनररी राइट्स। यहाँ पे ये लाइन आप मार्क कर सकते हो कि वो क्या मानते थे, आफ्टर डेथ जो है एक लिंगायत शिव जी के साथ यूनाइट हो जाते थे, और इसलिए वो कोई जलाते नहीं थे अपने डेड बॉडीज को, वो उसको दफनाते थे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग वो ये है, ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। जो अलवार नैनार थे ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। ये ब्राह्मण्स की ऑथोरिटी को भी नहीं मानते थे, और दे ऑल्सो क्वेश्चन दी थियोरी ऑफ रीबर्थ। वो इस रीबर्थ को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो एक बार मर गया वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाते थे, और वो कोई दोबारा वापस नहीं आते थे इस वर्ल्ड में, ठीक है। एंड दे ऑल्सो एनकरेज दी प्रैक्टिसेस
disapproved in the dharma shastras like widow remarriage, post puberty marriage। तो पहले तो चाइल्ड मैरिज होती थी और जब किसी के पति मर जाते थे तो उसके साथ साथ सती प्रथा भी चलती थी वेस्ट बंगाल में, जैसे आपने सुना होगा कि पति मर गया तो उसकी वाइफ की भी कोई एग्जिस्टेंस की वैल्यू नहीं है तो उसको भी जला दिया जाता था। तो इन सारी चीजों को वो नहीं मानते थे वीर शहबाज। वो विडो रिमैरिज को सपोर्ट करते थे, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको आप मार्क कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे रही हूँ, तो जो भी लाइंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ आप अपने बुक में भी मार्क कर लो। ठीक है, रिवीजन के लिए काम आएगा। अब है फोर्थ टॉपिक है फर्मेंट इन दी नॉर्थ, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बोला कि साउथ इंडिया से ये मूवमेंट शुरू हुआ और ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी आया, बट इसमें कुछ डिफरेंट फॉर्म्स आए। लाइक यहाँ पे जो है नाथ्स, जोगीज, सिद्धास ये आने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे रिलीजियस लीडर और ये बेसिकली ना वीवर क्लास के थे, आर्टिशंस थे। तो पहले तो नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण्स की ऑथोरिटी थी, बट धीरे धीरे नाथ, जोगी, सिद्धास ये जो है एज अ रिलीजियस लीडर जो है उभरने लगे और ये बेसिकली वीवर थे। ठीक है, और उस टाइम में डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन ग्रू विथ इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज एंड लॉन्ग ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया। अब देखो क्या हुआ, अब हम धीरे धीरे ना इस्लाम की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो सिद्धास, नाज, जोगीस थी, मैंने आपको बोला ये आर्टिशन ग्रुप थे। ठीक है, ये वीवर्स थे, कपड़े बुनते थे एंड जो है आर्टिसनल काम जो है वो करते थे। अब क्या हुआ, इनकी डिमांड बढ़ी तो इन्होंने अपना क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया और क्या होने लगा, ट्रेड शुरू होने लगा। अब ट्रेड शुरू होने लगा तो नए नए सेंटर्स भी खुलने लगे, न्यू सेंटर्स भी आने लगे, अर्बन सेंटर्स। तो इनका जो प्रोडक्शन होता था वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड होता था, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इन जगह पे जो है इनकी ट्रेड होती थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होती थी। ट्रेड की वजह से जो है न्यू अर्बन सेंटर्स भी आने लगे। अब देखो धीरे धीरे जो है इस नॉर्थ इंडिया में और भी लोग आने लगे, जैसे टर्क से लोग आने लगे और इन्होंने क्या बनाया, अपना दिल्ली सल्तनत जो आपको पता होगा। मुगल्स आए, ठीक है, बाबर आया, उन्होंने अपना मुगल एम्पायर बना लिया। एंड ये जब टर्क्स, मुगल्स आने लगे उन्होंने जो राजपूत के पावर है उसको भी अंडरमाइन करना शुरू कर दिया, उनको भी कम करना शुरू कर दिया। एंड ब्राह्मण्स वर एसोसिएटेड। ठीक है, तो राजपूत स्टेट और स्टेट के साथ ब्राह्मण्स कैसे कनेक्टेड होते थे, क्योंकि जो भी सैक्रिफाइस, पूजा वगैरह किया जाता था सब ब्राह्मण से तो करवाते थे। तो ब्राह्मण्स और राजपूत इन दोनों का पावर धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे कौन आने लगे, टर्क्स, मुगल्स, बेसिकली इस्लाम जो है या फिर इस्लाम की शुरुआत ऐसे ही होने लगी जैसे जैसे बाहर से लोग आने लगे। और ये कहाँ से आते थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था जो हमारा यहां से जो है लोग आने लगे। ठीक है, धीरे धीरे सेंट्रल एशिया के थ्रू जो है लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आने लग गए। ओके, तो इसके बाद इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू इस्लामिक ट्रेडिशन। आई होप आपको ये ट्रांजिशन समझ आया कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। ऑफ इस्लाम कैसे आया, तो जैसे मैंने आपको बोला, just as the region within the subcontinent were not isolated from one another, contact with land beyond the seas and mountains and existed for millennia। तो because यहाँ पे अरब मर्चेंट्स वगैरह जो है ट्रेड करते थे, आपने अभी देखा सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड चलता था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से फिर टर्क्स वगैरह आने लगे, तो ऐसे ही करके इस्लाम की भी शुरुआत हुई। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले वो सुन लो। दैट इज उलेमा। उलेमा मतलब क्या होता है, जो भी स्कॉलर होते हैं इस्लामिक स्टडीज के उनको उलेमा बोला जाता है। ठीक है, स्कॉलर मींस जो आप बोल सकते हो इस्लामिक स्टडी के एकदम माहिर है, एक्सपर्ट है, उनको सब पता है इस्लामिक स्टडी के बारे में, तो उनको आप स्कॉलर बोल सकते हो। तो दे आर बेसिकली दी स्कॉलर्स जिनको उलेमा बोला जाता है। उसके बाद है शरिया। तो शरिया बेसिकली एक लॉ है जो मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करता है। ठीक है, तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो लॉ है उसको शरिया बोला जाता है, जिसके बेसिकली इट इवॉल्व फ्रॉम कुरान, हदीस, कियास एंड इज्मा। तो देखो ये जो आउटसाइड अरब है उसमें एक कियास और इज्मा को भी लिया गया। बेसिकली कुरान है और हदीस है। हदीस क्या होता है, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी बोला है, जो भी उनकी उन्होंने किया है या फिर जो भी ट्रेडिशन वो फॉलो करते थे उसको क्या बोला जाता था, हदीस। ठीक है, और कुरान आपको पता है
कियास क्या है? कियास मीन्स रीजनिंग बाय एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स होता है कि समानता, ठीक है। तो सही गलत हर चीज को सुन के जो है एक रीजनिंग करके वो इस चीज को डिटरमाइन करते थे। एंड इज्मा जो है कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, मीन्स एक कम्युनिटी के कंसेंसस, तो कम्युनिटी जिस चीज में सहमत होती थी उसको इज्मा बोला जाता था, तो कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। शरिया के कौन से 4 सोर्सेज है? कुरान, हदीस, इज्मा और कियास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हो गया जिम्मी, मीन्स मुस्लिम के अलावा जो भी अदर कम्युनिटीज थी उसको जिम्मी बोला जाता था और उनको एक जिजिया टैक्स भरना पड़ता था। वाई? बिकॉज उनका जिजिया टैक्स के पीछे ये रीजन था कि जो राजा है, मुस्लिम रूलर है, वो नॉन मुस्लिम्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो एज अ प्राइस फॉर प्रोटेक्शन दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया, ठीक है। एंड गेन दी राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम्स। सो मुस्लिम रूलर उनको बिकॉज प्रोटेक्ट कर रहे, इसलिए उनको एक टैक्स देना पड़ता था जो कि जिजिया टैक्स बोला जाता है। आई होप इट इज क्लियर। एंड यस, ये सारे चीजें जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली फेथ ऑफ द रूलर एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या बोला गया है? 711 में एक अरब जनरल मोहम्मद कासिम जो थे, उन्होंने सिंध को कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। और फिर वो कैलिफ डोमेन का पार्ट बन गया। उसके बाद जो है टर्क्स आए, अफगान्स आए। सबसे पहले सिंध को कैप्चर किया गया, उसके बाद टर्क्स आए, ओके, एंड देन अफगान्स आए, जैसे कि आपको पता है। And they followed by the formation of sultanate in the Deccan and other part of the subcontinent. तो धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने हर जगह पे बिकॉज कब्जा कर लिया था, अपना सल्तनत उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड डेक्कन पार्ट में भी उन्होंने कब्जा किया था। सो इस्लाम को जो है हम फिर रिकॉग्नाइज करने लग गए। फिर इस्लाम की जो है धीरे धीरे शुरुआत हुई, राइज हुई, और राजपूत वगैरह जो भी डायनेस्टीज थी यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लग गई। उसके बाद लास्ट में बाबर आए, मुगल्स की शुरुआत हुई, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल्स, इनकी शुरुआत हुई, जो हम देख सकते हो धीरे धीरे ऐसे करके इंडिया में जो है ऐसे इस्लाम की शुरुआत हुई। आई होप इट इज क्लियर। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है बेसिकली। उसके बाद दी पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम के कुछ पॉपुलर प्रैक्टिसेस है, और वो 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है जिनको 5 पिलर बोला जाता है ऑफ इस्लाम फेथ। तो फर्स्ट इज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 5 उनके पिलर्स कौन कौन से थे फेथ की? दैट देयर इज वन गॉड, तो वो एक ही गॉड में मानते थे, दैट इज अल्लाह, ओके। सेकंड, प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर थे, ठीक है, शहादा बोला जाता था उसको। थर्ड इज ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो जो नमाज पढ़ना होता है, 5 बार दिन में नमाज पढ़ना होता है। गिविंग आर्म्स, ठीक है, जो है दान दक्षिणा देना। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, तो रमजान के टाइम पे जो है फास्ट करना होता है। एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का और हज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मुस्लिम के लिए। तो इसलिए 5 इनके पिलर है, उनके फेथ के 5 पिलर है, आपको याद रखना है। सो ये वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट पैरा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। सेकंड पैरा में क्या बोला गया है कि जैसे जैसे वो इंडिया में आए तो डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग वो भी लोकलाइज होने लगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के भी बन गए। डिवोशनल सॉन्ग्स, डिवोशनल पोएम्स भी जो है लोकल लैंग्वेजेस में बनने लगी, लाइक मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी। तो ये लोकल लैंग्वेजेस में भी जो है पोइम्स बनने लगे। बेसिकली बात यही है कि जब वो एक रीजन में आए तो उन्होंने लोकलाइज्ड वो हो गए, उनके ही कस्टम्स प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करते थे अपने तरीके से। कम्युनिकेशन का भी तरीका बदला, ठीक है, भाषा, बोली, ये सब भी उनकी बदली। एंड सेकेंड थिंग, ये आपको पता होगा इस्लाम के अंदर 2 डिवीजन है, शिया और सुन्नी, ठीक है, इसी को बोला गया है। पर उसके अंदर भी क्या है कि लोकल एरिया के अकॉर्डिंग वो भी लोकलाइज्ड हो गए, और उनकी जो कम्युनिकेशन का वे है, पोएम है या फिर सॉन्ग है, वो भी लोकलाइज्ड होने लगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ जो है आपको बोला गया है सम आर्किटेक्चरल फीचर्स। ये तो आप देख लोगे, जो अरब मुस्लिम्स है, ट्रेडर्स है, लोकल लैंग्वेजेस की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आप देखो सम आर्किटेक्चरल फीचर्स है मॉस्क के, लाइक मिहरब, मीनबार,
ठीक है। However, there are several other features that show variation such as roof, building material. ये तो सब अलग अलग है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मिहरब, मीनबार, इनको याद रखना। नाउ नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, बेसिकली इसमें यही है, जहां जहां से लोग आए उनको उसी नाम से बुलाया गया। जैसे टर्किश रूलर थे, उनको तुरुक्शा बोला जाता था। ताजिका जो ताजिकिस्तान के थे उनको तजिका बोला जाता था। पराशिका जो पर्शिया से आए हुए थे उनको पराशिका बोला जाता था। ठीक है। अफगान्स जो अफगानिस्तान से आए थे उनको अफगान्स बोला जाता था। मुसलमान, द टर्म मुसलमान और मुस्लिम नेवर यूज्ड। तो ये वाला चीज आप याद रखना, अगर ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज याद रखना, पहले कभी भी ये टर्म नहीं आया था, मुसलमान या मुस्लिम नहीं बोला जाता था। लोगों को उनके ही रीजन के अकॉर्डिंग बुलाया जाता था। लाइक कोई अगर अफगान से आया तो उसको, अफगानिस्तान से आया है तो उसको अफगान बुलाया जाता था। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म। तो जैसे हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म लाने के लिए जो है हमने देखा भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद अलवार, नैनार, ये सब जो है कास्ट इनइक्वालिटीज को और अदर एविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो है रिफॉर्म लाना चाहते थे। वी शावर ट्रेडिशन हमने देखा। वैसे ही इस्लाम में जब मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था इन रिलीजन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मटीरियलिज्म बेसिकली मीन्स जो ज्यादा मनी को या फिर अदर लग्जरी को, पोसेशंस को ज्यादा वैल्यू देता है, ज्यादा महत्व देता है, हम उसको मटीरियलिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो जब खलीफा भी ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे थे और रिलीजन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी डिवोशन, सैल्वेशन, इनकी जगह पे मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा आ रहा था, तो उस टाइम में जो है हम देख सकते हैं सूफीज ने उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया। और सूफीज कौन थे? सूफीज बेसिकली जो है एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल जिसको सूफीज बोला जाता है इन इस्लाम। एंड हम कहते हैं कि हम फकीर भी बोलते हैं उनको, जो एसेटिज्म प्रैक्टिस करते हैं, मींस भौतिक जिंदगी से दूर जो है वो दूसरे टाइप के लाइफ जीते हैं जहां पे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। लाइक हम मान लेते हैं मेडिटेशन या फिर फास्टिंग करना। उन्हीं ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल को ही क्या बोला गया? सूफीज। तो ये वाली चीज याद रखना। जो हुए सूफीज, सूफीज है बेसिकली इन इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज हु टर्न इनटू एसेटिज्म एंड मिस्टिज्म। और इन्होंने ही जो मटीरियलिज्म आ रहा था रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एंड दे ऑलवेज लेड एम्फेसाइज ऑन व्हाट? ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। ठीक है। तो डिवोशन दिखाना, सैल्वेशन प्रैक्टिस करना, ठीक है, सीकिंग सैल्वेशन, डिवोशन, इनको हमेशा उन्होंने इन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है। ओके। और आप सैल्वेशन कैसे लोगे, आप इंटेंस डिवोशन कैसे करोगे? बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो मोहम्मद पैगंबर जिनको वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे, उनके एग्जाम्पल को फॉलो करके और सूफीज के कमांड्स को मान के जो है दे कैन सीक सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। ओके। एंड बेसिकली वो कुरान की इंटरप्रिटेशन को भी मानते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये कुछ चीजें याद रखना जो आपके लिए इस पैरा से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे अबाउट द खानकाज एंड सिलसिलास। ठीक है। तो पहले देखो खानका क्या होता है। जो सूफीज थे उन्होंने अपने कम्युनिटी को खानका या फिर जिसको हॉस्पिस भी बोला जाता है उसके अराउंड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। तो खानका में बेसिकली सूफीज जो है रहते थे, वो मिलते थे, वहां पे शेख होते थे, मतलब जो मास्टर है वो रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी, उनके फॉलोअर्स रहते थे, और आम लोग भी जो है उनसे उनके पास आते थे, मिलने आते थे, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आते थे। ठीक है। तो सूफीज बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो जहां पे ये सब कौन कौन रहते थे, स्पेशली यहाँ पे पहले देखो शेख, जिनको पीर और मुर्शीद भी बोला जाता है। तो ये जो टर्म है याद रखना, शेख, पीर आपने तो नाम सुना ही होगा, पीर बाबा आपने नाम सुना होगा, और है मुर्शीद। तो ये कौन थे? ये थे मास्टर। ठीक है। तो ये है टीचिंग मास्टर नोन एज शेख इन अरेबिक, पीर और मुर्शिद इन पर्शियन। ठीक है। तो ये अरेबिक में है और ये दोनों टर्म जो है पर्शियन में है। तो ये याद रखना, पीर, शेख या मुर्शिद जो है रहते थे। और कौन रहते थे वहां पे? मुरीद्स रहते थे। मुरीद्स मीन्स इनके डिसाइपल्स। तो इनके डिसाइपल्स को क्या बोला गया? मुरीद बोला गया। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर कॉल खलीफा, और एक सक्सेसर वो अपॉइंट करते थे जिनको क्या बोला जाता था? खलीफा। ठीक है। तो
he establishes rule for spiritual conduct, interaction between inmates as well as between lay person and other master. तो बेसिकली इनका काम क्या होता था, जो खलीफा होते थे उनका काम यही होता था कि वो रूल्स प्रिपेयर करे फॉर रिचुअल कंडक्ट्स एंड ऑल, ठीक है, इंटरैक्शन के लिए जो रूल्स है। एंड उसके बाद सिलसिला क्या होता था, सिलसिला मीन्स आप समझ सकते हो अ चेन, ठीक है, सिलसिला मीन्स अ चेन एंड अनब्रोकन चेन, जिसमें हम बोलते हैं ना सिलसिला ही चला जा रहा है, तो हम सिलसिला को चेन से डिनोट कर सकते हैं, सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन अ मास्टर एंड डिसाइपल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शेख, नीचे लिखा है मुरीद, ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन था, जो लिंक है बिटवीन मास्टर एंड दिस डिसाइपल, उसे क्या बोला जाता था, सिलसिला। तो वो चेन जो है चलता ही रहता था मास्टर और डिसाइपल के बीच में, एंड विच इज एन अनब्रोकन चेन, ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद से चला आ रहा है, मोहम्मद पैगंबर से जो चेन चला आ रहा है मास्टर और डिसाइपल का, उसी अनब्रोकन चेन को क्या बोला जाता है, सिलसिलास। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द सिलसिलास। सो जो कादरी ऑर्डर है ना, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पड़ा था। तो बेसिकली जो सूफी लिनिएजेस होते थे उनके नेम उनके फाउंडिंग फिगर से पड़ते थे, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल भी पूछा जाए, आप कादरी ऑर्डर इसको याद रखना, ओके। नाउ अब देखो, जब शेख की डेथ हो जाती थी तब वो जो दरगाह होता था, जिसको पर्शियन टर्म में दरगाह जो बोला जाता है, तो उनके दरगाह में उनके जो फॉलोअर्स है वो जियारत करने आते थे, पिलग्रिमेज करने आते थे, वो एक डिवोशन सेंटर बन जाता था। ये टर्म याद रखना आप, दैट इज पिलग्रिमेज और जियारत, ये पूछा जा सकता है, पिलग्रिमेज, जियारत, मुर्शीद, मुरीद, ये सारे खान का सिलसिला, ये जो भी टर्म्स है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। देखो, तो आउटसाइड द खानका देयर वर आल्सो मेनी कम्युनिटीज जो इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म को या फिर इन रिचुअल्स को इग्नोर करते थे। फॉर एग्जांपल कलंदर्स है, मदारीज है, मलंग्स है, हैदरीज है, इसके अलावा भी और काफी है जो इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म को और रिचुअल्स को इग्नोर करते थे, ठीक है। एंड इनके जो डिफाइंस था शरिया को लेकर, मीन से शरिया को जो है नहीं मानते थे, दे वर रेफर्ड टू एज बेशरिया, ठीक है, और जो शरिया को मानने वाले थे उनको क्या बोला गया, बाशरिया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, और ये याद रखना कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स, हैदरीज एक्सेट्रा, ये थोड़े नेम्स याद रखना। आउटसाइड द खान का कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जो इन रिचुअल्स को और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म को इग्नोर करते थे, ठीक है। अब हम आते हैं चिश्ती की तरफ। अब देखो, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, हुआ चिश्तीज। सो चिश्तीज जो है बेसिकली सूफीज है, ठीक है। तो ये जो सूफीज है ना, जब ये इंडिया में माइग्रेट होके आए, ठीक है, तो जब ये इंडिया में माइग्रेट होके आए इन द लेट 12th सेंचुरी, तो उन्होंने अपने आप को पूरा इंडिया के हिसाब से, उनके लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, और उनको क्या कहा गया, चिश्तीज कहा गया। तो बेसिकली सूफीज और चिश्तीज में बेसिकली कोई ज्यादा लार्ज डिफरेंस है नहीं, सूफीज ही जो है वही चिश्तीज है, बट डिफरेंस यही है कि चिश्तीज ने अपने आप को ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, और वो जब माइग्रेट हुए इंडिया में लेट 12th सेंचुरी में, और उन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से ढाल लिया लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उनको चिश्तीज बोला गया, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइफ इन द चिश्ती खानका। तो हमने सूफी खानका के बारे में देखा कि वहां पे क्या क्या था। चिश्ती खानका में क्या होता था, देखो, सोशल लाइफ का सेंटर था खानका उनका, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस का, निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके हॉस्पिस का एग्जाम्पल दिया गया है, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था, यमुना नदी के किनारे घियासपुर में था। एंड जो ये खानका होते थे ना, चिश्ती खानका, वहां पे छोटे छोटे रूम्स होते थे, सेवरल स्मॉल रूम्स होते थे, काफी सारे रूम्स होते थे, एंड एक बिग हॉल होता था। तो वहां पे लोग आते थे, वहां पे प्रे करते थे, विजिटर आते थे, ठीक है। एंड वहां पे जो शेख होते थे, मीन जो मास्टर होते थे, उनके फैमिलीज भी वहां पे रहती थी, ठीक है, उनके डिसाइपल्स भी रहते थे एंड हिज अटेंडेंट्स भी रहते थे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, आप अपने बुक में मार्क कर सकते हो, सेवरल स्मॉल रूम, बिग हॉल जिसको जमात खाना बोला जाता था, एंड इनमेट्स इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स रहते थे ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल्स रहते थे, ठीक है। शेख जो है एक स्मॉल रूम में रहते थे ऑन द रूफ ऑफ द हॉल, वेयर ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपको मार्क करवा दी है,
इनको ध्यान रखना। बेसिकली चीज क्या है वो मैं बता देती हूँ। चिश्ती खानका में जो है लोग आते थे अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो उनको कुछ तावीज वगैरह दिया जाता था, एम्यूलेट्स दिया जाता था, एंड और भी उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन दी जाती थी। ओके, लोग तावीज लेने आते थे, लोग अपने प्रॉब्लम्स बताने आते थे। तो सुबह और शाम को जो शेख होते थे वो उन विजिटर्स को मीट करते थे, ठीक है, तो उनकी बातें सुनते थे और उनको उस हिसाब से वो सोल्यूशन देते थे। ओके, तो दैट इज बेसिकली द थिंग, आप इतना याद रखना। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल होगा चिश्ती सिलसिला का, मेजर टीचर्स ऑफ दिस चिश्ती सिलसिला जो मेजर टीचर्स थे और उनका दरगाह कहाँ पे था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक शेख मुहिद्दीन सिजी, फिर निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया, ये जो टर्म है ना औलिया, इसका मतलब होता है कि जो गॉड से, जो अल्लाह से बहुत ज्यादा पास है, या फिर हु इज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है, कुछ ऐसे बोला जाता था, जो गॉड के फेवरेट है, समवट लाइक दैट। तो औलिया जो है प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म है वाली, ठीक है। चिश्ती खानका में और क्या क्या थे, ओपन किचन था, जो लंगर है वो चलता था, जो फुतू में चलता था, ठीक है, मतलब चैरिटी पे चलता था वो। एंड वहां पे जो है फ्रॉम मॉर्निंग टिल द लेट नाइट, वहां पे सब टाइप के लोग आते थे, सोल्जर से लेके स्लेव तक, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट्स, ट्रेवलर्स, रिच पुअर, सब वहां पे आते थे। ओके, और वहां पे कुछ प्रैक्टिसेस थे जो फॉलो करने पड़ते थे, लाइक बोइंग बिफोर दी शेख, तो शेख के सामने झुकना होता था। विजिटर्स को पानी जो है ऑफर किया जाता था। शेविंग दी हेड ऑफ द इनिशिएट्स, तो जो भी आते थे उनका हेड शेव किया जाता था, बाल अलाउ नहीं थे, ठीक है। एंड योगिक एक्सरसाइजेस की जाती थी। ये बेसिकली लोकल ट्रेडिशंस को भी अपने अंदर एसिमिलेट करने की कोशिश करते थे। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दी चिश्ती खानका। और अदर विजिटर्स जैसे पोइट्स आते थे काफी सारे, लाइक अमीर हसन सिद्दी भी आए, अमीर खुसरो, तो ये जो पोइट्स है ये भी आते थे, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो खानका एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पे कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। वहां पे ओपन किचन था जो चैरिटी पे चलता था, एंड वहां पे लोग अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मांगने के लिए आते थे, ठीक है, तावीज लेने के लिए आते थे। तो ये सब चलता था। और वहां पे डिवोशन कैसे होता था, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ जियारत एंड कवाली। जियारत का मतलब तो आपको पता होगा, पिलग्रिमेज, अभी हमने पढ़ा था। तो वो सूफी सेंट्स के जो टूम्स होते थे, उनके जो दरगाह होते थे, वहां पे लोग जियारत के लिए जाते थे, ताकि सूफीज के जो है स्पिरिचुअल ग्रेस मिल सके, उनका बरकत जो है उनको मिल सके, तो इसलिए वहां पे जाते थे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन जो दरगाह है वो काफी ज्यादा पॉपुलर था बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी एंड पिटी ऑफ द शेख। तो शेख की वजह से वो काफी ज्यादा वहां पे पॉपुलर था, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेसर्स। तो कुछ ऐसे दरगाह थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे। 16th सेंचुरी के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे श्राइन्स। द श्राइन हैड बिकम वेरी पॉपुलर, और इनफैक्ट जो अकबर थे ना वहां पे 14 बार जा चुके थे, साल में 2-3 बार वो विजिट करते थे टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ न्यू कॉन्क्वेस्ट, फुलफिलिंग ऑफ वाउज एंड बर्थ ऑफ सन्स। तो डिफरेंट रीजन की वजह से वो जो है अजमेर शरीफ जाते थे, दरगाह जाते थे, जो उस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इन ईच ऑफ दिस विजिट्स वाज सेलिब्रेटेड बाय जनरस गिफ्ट्स। फिर जो है, फिर उन्होंने ह्यूज ऑफरिंग्स भी दी थी, लाइक वहां पे एक बहुत बड़ा जो है कढ़ाई है, ठीक है, टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर दी पिलग्रिम्स। तो ये कुछ डिटेलिंग्स है जो आप देख सकते हो। जियारत मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज होता है, ठीक है। अब कवाली क्या होता है उसको हम देखेंगे। कवाली तो आपको पता ही होगा, जियारत का ही एक पार्ट था कवाली, जहां पे म्यूजिक होते थे, डांस होते थे, डिवाइन नेम्स जो है, अल्लाह के नेम जो है लिए जाते थे, चैंट किए जाते थे, और ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो ट्रेन्ड म्यूजिशियन जिनको कवाल भी बोला जाता है, वो कवाली गाते थे, ठीक है। तो समा बांधा जाता था, एंड वहां पे लोग एक फुल परफॉर्मेंस होता था, विच इज अ पार्ट ऑफ जियारत, ठीक है। सो दैट इज इट। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स में हाईलाइट कर देती हूँ जो आपको याद रखना है। कवाल्स हो गया, म्यूजिक एंड डांस जिनको जो है समा बांधना बोलते थे, वॉज अ इंटीग्रल पार्ट। जिक्र आपको याद रखना है, दे डिवाइन नेम्स की जब चैंटिंग करते हैं, रिसाइटिंग करते हैं, उनको बोलते हैं जिक्र, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द जियारत एंड कवाली। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली लोकल लैंग्वेजेस की बात की गई है, लाइक
जो चिश्ती सिलसिला है वहां पे हिंदवी में भी बोला जाता था। फिर डिफरेंट जो पोएम्स लिखे जाते थे या फिर कोई और कंपाइलेशन टेक्स्ट लिखी जाती थी, वो लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखी जाती थी। ठीक है, सो यू कैन गिव इट अ रीड। यहाँ पे बस लैंग्वेजेस की बात की गई है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चीजें लाइक अ डिफरेंट जॉनर ऑफ सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड इन टाउन बीजापुर कर्नाटका, सो दीज वर शॉर्ट पोएम्स इन दक्कनी। ठीक है, सो ये उर्दू की एक वेरिएंट है दखनी, दखनी में लिखी गई थी। तो यहाँ पे बस लैंग्वेजेस के बारे में बोला गया है। इसमें बेसिकली जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखे जाते थे। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी सूफीज एंड द स्टेट। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, यू कैन रीड द फुल पैराग्राफ्स। सो जैसे हमने देखा था चोलास, चेरास, पांड्यास, ये एक रिलीजियन से इनका कनेक्शन था। ये टेम्पल्स बनाते थे और डोनेशन करते थे, टेक्स्ट कंपाइल करवाते थे। सो वैसे ही हमने देखा है कि सूफीज के साथ भी स्टेट का एक अलग कनेक्शन था। दो सूफीज जो है, चिश्तीज जो है, हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे इनसे, इन स्टेट के साथ। ठीक है, वो हमेशा ज्यादा क्लोज नहीं होते थे, हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे। बट जो भी ग्रांट्स मिलता था, डोनेशन मिलता है, गिफ्ट्स मिलते थे कैश में या फिर कोई और चीज, वस्तु या फिर कोई क्लोथ मिल गया, खाना मिल गया, तो हमेशा वो क्या करते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे। और जब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती थी फूड की, क्लोथ की, तब उसको वो डोनेशन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सेप्ट डोनेशन इन कैश एंड काइंड एंड देन एक्यूमुलेट डोनेशन एंड दे प्रेफर टू यूज दिस फुल्ली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। तो जब जरूरत होती थी उनको वो बांटते थे। ठीक है, जब जिसको जरूरत पड़ती थी। ओके, एंड दिस ऑल्सो एनहांस द मोरल ऑथोरिटी ऑफ द शेख विच इन टर्न अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। नाउ अब देखो इसकी जरूरत क्या है, बेसिकली किंग क्यों करते थे, क्यों डोनेशन देते थे। तो अब देखो राजा को ये करने की जरूरत क्या होती थी, बेसिकली वो ऐसे ही तो डोनेशन वगैरह करते नहीं थे, उनको भी एक लेजिटिमेशन चाहिए होता था। ठीक है, तो दिस इज देयर मेन पर्पस, इट इज लेजिटिमेशन। कि आप मानो जो शेख्स है, जो चिश्तीज है, जो सूफीज है, जिनको लोग इतना मानते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, हर टाइप के लोग अगर उनको मानते हैं तो सोचो कितना उनका ऑथोरिटी होगा। ठीक है, तो जिनको लोग ज्यादा मानते हैं, अगर आप उनके साथ कनेक्शन बनाते हो, तो राजा को भी लोग फिर भगवान के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, उनको भी ज्यादा विश्वास करेंगे, एक लेजिटिमेसी उनकी और ज्यादा बढ़ेगी। और किंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसलिए हमने कई बार देखा है कि जो टर्क्स थे ना दिल्ली सल्तनत के, वो हमेशा उलेमा को रेजिस्ट करते थे, बिकॉज उनको नॉन मुस्लिम्स की तरफ से जो है ऑपोजिशन मिलती थी। हमेशा वो उलेमा को जो है रेजिस्ट करते थे टू इम्पोज द स्टेट लॉ। और वो किनके पास जाते थे, सूफीज के पास जाते थे, बिकॉज सूफीज को लोग ज्यादा मानते थे और ऐसा उनको सबको लगता था कि सूफीज वर दोज हु डिराइव देयर ऑथोरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो इसलिए सूफीज के पास किंग जो है ज्यादा उनके साथ एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते थे रादर देन जो उलेमा है। ठीक है, इसके अलावा भी जो औलियास थे उनको ऐसे माना जाता था दे कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन। जैसे आपको मैंने कहा था, औलिया एक प्लूरल टर्म है और औलिया का यही मतलब होता है जो गॉड से बहुत ज्यादा पास है या फिर जो गॉड का फ्रेंड है। तो यही सब माना जाता था और इसलिए जो है स्टेट या फिर किंग्स जो है ज्यादातर सूफीज, चिश्तीज, औलियाज इनके साथ रिलेशन या फिर एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी स्टेट एंड दी सूफीज। नाउ अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी लास्ट टॉपिक दैट इज द न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो हम यहाँ पे कबीर, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल वीडियो में मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बता रखा है, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी और जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी। ठीक है, तो डिटेल में अगर आपको जानना है या फिर पढ़ना है तो आप मेरे डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। एंड कबीर जो है उनको लेकर ना एक बहुत बड़ा डिबेट है कि वो हिंदू ही या मुस्लिम है। तो बेसिकली वो जन्मे तो एक हिंदू फैमिली में है, बट उनको जो उनकी जो देखभाल हुई है या फिर जिन्होंने उनको बड़ा किया, जिन्होंने उनको पाला है, वो एक वीवर है, एक जुलाहा फैमिली है। ठीक है, जो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हुए थे। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम को लेकर थोड़ा सा डिबेट चलता है कि कबीर हिंदू है या मुस्लिम। एंड कबीर के जो कंपाइलेशन है ना, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इन दी कबीर बीजक। ठीक है, विच इज प्रिजर्व बाय द कबीर पंथ।
इन वाराणसी में है। उसके बाद कबीर ग्रंथावली है जो इन दी दादूनाथ इन राजस्थान में है, और आदि ग्रंथ साहिब है। तो ये तीनों टेक्स्ट जो है उसमें कबीर के कंपाइलेशन है। फर्स्ट इज दिस कबीर बीजक, ठीक है, जो कबीर पंथ ने कंपाइल किया है, फिर कबीर ग्रंथावली और फिर आदि ग्रंथ साहिब। नाउ ये वाला पैरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीर किन चीजों पे ज्यादा मानते थे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये मानते थे देयर इज ओनली अ अल्टीमेट रियलिटी, देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर, जिनको भी आप मानो, बट देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो वो पॉलीगैमस नहीं थे, वो काफी सारे भगवानों में नहीं बिलीव करते थे, ही ओनली बिलीव इन ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। और कुछ वेदांतिक ट्रेडिशन पे भी जैसे उन्होंने टर्म यूज किया है, जैसे अलग, निराकार, ठीक है। तो ये निर्गुण भक्ति में ज्यादा मानने वाले थे, ज्यादा बिलीव करने वाले थे। एंड ब्राह्मण, आत्मा, ये जो सारे टर्म है उन्होंने यूज किया है, ठीक है। अदर टर्म सच एज मिस्टिकल कैनोटेशन लाइक शब्द और शून्य, ठीक है, वेर ड्रॉन फ्रॉम द योगिक ट्रेडिशन। तो योगिक ट्रेडिशन से भी कुछ वर्ड्स जो है, या फिर वेदांतिक ट्रेडिशन से भी कुछ वर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगी जो उन्होंने यूज किया है, फॉर फॉर्मलेस, निराकार, ठीक है, इन सारे टर्म्स को उन्होंने यूज किया है। एंड वो मोनोथिज्म में मानते थे, एंड पॉलीथिज्म और आइडल वर्कशिप को वो नहीं मानते थे, वो नकारते थे। तो उनका एक ही मानना था, देयर इज ओनली अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। और ही यूज द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क, ठीक है, जिसमें आप डिवोशन एंड एक्सट्रीम डिवोशन, या फिर लव फॉर गॉड, या फिर रिसाइटिंग डिवाइन नेम्स, इन चीजों को वो मानते थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक में देखना है। बाकी उनके जो हेगियोग्राफीज है विद इन दी वैष्णव ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न हिंदू। तो जो मैंने आपको चीज पहले बोली वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वाज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु रमानंद। तो ये इनके गुरु के नेम है जो आप देख लो, ओके। सो इस कबीर वाले टॉपिक से यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं बाबा गुरु नानक की तरफ एंड देयर सैक्रेड वर्ड्स। तो बाबा गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति में मानते थे, फॉर्मलेस भक्ति में मानते थे, निर्गुण भक्ति में मानते थे, और उनके लिए भी एक एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी था जिनको वो रब बोलते थे, विच हैज नो जेंडर और फॉर्म, ठीक है, जिनका कोई फॉर्म नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, ओके। उन्होंने भी डिवाइन नेम्स जो चैंट करने के लिए जो है बोला है, डिवाइन नेम्स को चैंट करने के लिए, ठीक है, टू शो डिवोशन एंड लव फॉर गॉड, ओके। एंड अगेन जैसे हमने कबीर में देखा, उन्होंने भी जो है यहाँ पे सैक्रिफाइस, रिचुअल बास, इमेज वर्शिप और जो भी ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उनको उन्होंने नकारा है, और हमेशा एक निर्गुण भक्ति, एक अल्टीमेट रियलिटी को बिलीव करने के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट गुरु नानक। ये वाला एक चीज जो आपको जानना चाहिए, दैट बाबा गुरु नानक कभी जो है एक नया रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, ठीक है। बट उनके डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट करके उनको जो है हिंदूज और मुस्लिम से अलग किया, ठीक है। तो मुस्लिम और हिंदू प्रैक्टिसेस से अलग उन्होंने जो है सारे प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट किए जो बाबा गुरु नानक करते थे, और उनको एक न्यू रिलीजन में बनाया। तो बाबा गुरु नानक कभी सिखिज्म को उन्होंने फॉर्म नहीं किया, उन्होंने कभी नया रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनको कंसोलिडेट करके उन्होंने अपना एक अलग डिस्टिंग्विश्ड प्रैक्टिस बनाया, जो विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। सो उनके जो फिफ्थ प्रिसेप्टर थे, दैट इज गुरु अर्जुन, कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हिम्स along with those of his four successors, and other religious poets like Baba Farid, Ravidas एंड कबीर इन दी आदि ग्रंथ साहिब। उन्हीं हिम्स को क्या बोला जाता है? गुरबानी। तो जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने कंपाइल किया इन सारे हिम्स को, गुरु नानक के हिम्स को, ठीक है, अलॉन्ग विथ हिज फोर सक्सेसर्स एंड अदर रिलीजियस पोइट्स। तो उनको जब उन्होंने कंपाइल किया, और उनको क्या बोला जाता है, उस हिम्स को क्या बोला जाता है? गुरबानी, ओके। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, इन द लेट 17th सेंचुरी एंड द 10th प्रिसेप्टर दैट इज गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया था, ही इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु दैट इज गुरु टेग बहादुर, एंड द स्क्रिप्चर्स वाज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो यहाँ पे है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये क्या है? इट इज अ कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु। He also included the 9th गुरु's composition that is गुरु टेग बहादुर, और उनके जो एंड दिस स्क्रिप्चर जो वो उन्होंने बनाया उसको क्या बोला गया? गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद दे लेट द फाउंडेशन, गुरु गोविंद सिंह ही लेट द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। तो ये वाला जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, हु लेट द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? तो इट इज गुरु
ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह। ओके, और आपको पता होगा 5 सिंबल्स है, जैसे इस्लाम में 5 उनके प्रैक्टिसेस होते हैं, 5 पिलर्स है, उनके भी सिख में भी 5 जो है उनके सिंबल्स है, लाइक अनकट हेयर है, एक डैगर रखना होता है, ठीक है, बाल वो नहीं काट सकते, पेयर ऑफ शॉर्ट्स रखना होता है, एक कॉम्ब रखनी होती है, कंघी रखनी होती है, स्टील का जो कड़ा वो पहनते हैं, ठीक है, वो होता है। तो ये उनके कुछ 5 सिंबल्स है। ओके, तो ये सारी चीज अगर आप याद रखोगे तो एमसीक्यूज में भी इन्हीं में से पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। ओके, नाउ हम आते हैं मीराबाई पे। तो आपको सबको पता है शी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण भगवान, एंड मीराबाई इज परहैप्स द बेस्ट नोन वेमेन पोएट विद इन दी भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन घुमा के पूछा गया हु इज नोन एज द बेस्ट नोन वेमेन पोएट विद इन दी भक्ति ट्रेडिशन, तो वो कौन है? मीराबाई। तो वो एक प्रिंसेस थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, उनके पास सब कुछ था, ठीक है, फिर भी वो सब छोड़ के उनका जो डिवोशन था, उनका जो लव था फॉर कृष्ण, ठीक है, तो वो अपने आप को कृष्ण की जो है वाइफ मानती थी। तो उस वजह से जो है उन्होंने अपने उस लग्जरियस लाइफ को छोड़ के वो रायदास जो कि एक लेदर वर्कर थे उनके साथ साथ टेम्पल में रहते थे, डिवोशन करती थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर प्रिसेप्टर वाज रायदास, अ लेदर वर्कर, ठीक है, एक लोअर कास्ट व्यक्ति के साथ जो वो एक प्रिंसेस थी वो रहती थी। आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of a widow and or the saffron robe of the renouncer। ठीक है, तो वो एकदम भक्ति में लीन थी, वो हमेशा मंदिरों में जाके जो है भक्ति करती थी, वो गाना गाती थी, और उनके जो भी गाने हैं वो अभी भी जो है वेमेन्स और मेन गाते हैं, कंटिन्यू टू बी संग बाय वेमेन एंड मेन, स्पेशली जो पुअर कास्ट और लो कास्ट के लोग हैं गुजरात में, राजस्थान में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी भी है, जैसे उनको विष पिलाने की कोशिश करी गई थी बट फिर भी उनको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ा। तो दैट इज अबाउट मीराबाई। सो इसमें से ये वाला जो फर्स्ट पैरा है, ये वाला जो फर्स्ट के 2-3 लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको याद रखना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। ये एक रिवीजन था इस चैप्टर का, इसके डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी है, तो क्लास 12 हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, एंड अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।